का भी मेन पर्पस तो क्या होता है, कंपनी की फुली लिस्टेड टू अर्न प्रॉफिट्स, ये तो क्लियर है। सोल प्रोप्राइटरशिप में कितने बंदे, एक बंदा, कंपनी में एक है एक से ज्यादा, एक है एक से ज्यादा, तो कंपनी है क्या, कंपनी एक एसोसिएशन, एसोसिएशन वर्ड का मतलब होता है एक से ज्यादा, एसोसिएशंस ऑफ पर्सन्स हु कैरी लीगल बिजनेस की लीगल बिजनेस, ये लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं कंपनी के नाम पर, तो कुछ कैपिटल लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, तो जैसे सोल प्रोप्राइटर ने बिजनेस कुछ स्टार्ट करने के लिए क्या लगाते हैं कैपिटल, उसी हिसाब से कंपनी में भी दे इन्वेस्ट फॉर और क्या करते हैं, बिल्कुल पार्टनरशिप की तरह एंड शेयर टू द स्टेक होल्डर। कंपनी हम कैसे कह सकते हैं कि ये कंपनी है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और हमें कहना है कि ये कंपनी है, ये कंपनी कैसे कैसे पता चलेगी, वो कंपनी है उसका पता चलता है जैसे कंपनी रजिस्टर्ड होती है, कंपनी क्या होती है रजिस्टर्ड, किस एक्ट के अंदर, इंडियन कंपनीज एक्ट, बार बार बताया मैंने, पता नहीं कैसे बोल जाते हैं, क्या कहना 2000 कितनी बार भूल जाते हो, हैरानी हो रही है। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, तो इसका मतलब सर 2013 से पहले कोई कंपनी नहीं खुली हुई थी, वो किस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती थी, कंपनीज एक्ट 1956, इससे पहले तो प्रीवियस लॉ है, प्रीवियस लॉ कौन सा था 1956, और उससे पहले भी अगर कोई प्रीवियस लॉ और कोई कंपनी उसके अंदर रजिस्टर्ड होगी तो वो भी कंपनी, इसका मतलब अगर कोई कंपनी 1901 में खुली थी, अगर कोई कंपनी 1901 में खुली थी तो सर ये तो पता है कि वो 2013 में रजिस्टर्ड नहीं होगी, ऑब्वियसली 1956 में भी रजिस्टर्ड नहीं होगी, तो इसका मतलब कौन सा लॉ में होगी, और प्रीवियस लॉ से पहले, तो वो भी क्या कराएगी कंपनी, वो भी क्या कराएगी। हमें आज कोई कंपनी खोलनी है तो हमें कौन सा लॉ में तुम्हें रजिस्टर्ड होना है 2013 में, तो जैसे ही 2013 में रजिस्टर्ड हो गए तो हम लोग भाई क्या बन चुके हैं, तो ये तो क्लियर है सर। अगर हमने कल कंपनी खोल ली और हम रजिस्टर्ड नहीं है तो सवाल नहीं उठता, कंपनी बनने के लिए क्या चीज तो कंपलसरी है, इसका मतलब अगर हम रजिस्टर हैं तो हम कंपनी है, रजिस्टर नहीं है तो कंपनी, ये बात क्या है। अब जैसे कंपनी खुली थी, हाँ हाँ, तो भागते हैं पता है कैसे भागते हैं, वो कंपनी नहीं है, बोगस कंपनी कहलाती है फिर वो। अब यहाँ देखो नई चीज, कंपनी के अब यही सबसे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, जिसको फीचर समझ में आता है उससे पूरा कंपनी समझ में आता है। कंपनी में सबसे पहला फीचर होता है कि कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, इनकॉर्पोरेटेड, सर इसका मतलब है रजिस्टर्ड कॉर्पोरेशन, रजिस्टर्ड जिसका मतलब जिसका रजिस्टर होना भी बताया, जिसका रजिस्टर होना देते भाई, इसके बाद दोबारा डाउट नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे को नहीं पता चला क्यों समझ में नहीं आता, समझ में तो आता है रिटेन में ही रहता भाई, क्या तो क्या दिक्कत है, कोई तो दिक्कत चल रही है तो है कंटेक्स्ट में बात करता हूं मैं आराम से। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन या रजिस्टर्ड एसोसिएशन, इसका मतलब इस कंपनी का क्या होना जरूरी है, तो रजिस्ट्रेशन में क्या लिखूं, रजिस्ट्रेशन इज मतलब ऑप्शन है ही, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, सेकंड फीचर, कंपनी एक आर्टिफिशियल, जो एसोसिएशन मतलब वही है ना, एक से ज्यादा एक ग्रुप बन होगा, आर्टिफिशियल कौन सा पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, अब लीगल का मतलब तो बार बार कट हो गया लॉ, इसका मतलब कंपनी एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, लेकिन एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जिसका क्रिएशन किसने करा है, तो लिख सकते हैं क्रिएशन बाय, तो मतलब कंपनी ये इस बात का क्लियर कहीं ना कहीं पॉइंट नंबर किससे ही है, लॉ का मतलब कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड होती है, लॉ में, तो ये जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के एक हिसाब से है क्या लॉ, तो इस लॉ के अंदर रजिस्टर्ड होगी तो कंपनी क्या बनी, कंपनी बनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कोई दिक्कत तो नहीं। पॉइंट नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्टार वाली बात, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सेपरेट लीगल का एंटिटी का मतलब है कि कंपनी
कंपनी मतलब कौन? अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं सैमसंग और कंपनी को चलाने वाले मेंबर्स, कंपनी और कंपनी को चलाने वाले उसके मेंबर्स, उनके बीच में पर्दा होता है, पर्दा दैट इज। इसका मतलब कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग है। कंपनी अपने ही नाम से, क्योंकि कंपनी की खुद की, अच्छा ये बताओ, मैं एक वर्ड बोलता हूँ, तुम बताना कैसे समझना है। मैं कह रहा हूँ कंपनी की खुद की एक पहचान है, इस बात का मतलब खुद की पहचान कैसे है, कैसे तुम कह सकते हो हाँ सर कंपनी की खुद की पहचान है? ये बात कौन से फीचर से पता चल रही है? मैडम यहाँ से पता चल रही है, यहाँ से पता चल रही है। कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो उसकी खुद की एक पहचान। यार मैं बोलता हूँ मैंने कल कोई इंस्टीट्यूट खोल लिया, मान लो उसका नाम है CS कॉलर्स, मान लो, तो CS कॉलर्स को जैसे ही हम लोगों ने रजिस्टर कराया होगा तो उसकी खुद की पहचान होगी कि नहीं होगी? तुम लोग ये नहीं बोलते कि लोहित सर के इंस्टीट्यूट जा रहे हैं या CS कॉलर्स चलते हैं, ऑब्वियस वहां पर नहीं होगा, लेकिन तुम क्या बोलोगे लोहित सर के पास कि या CS कॉलर्स चलते हैं? यार जल्दी करें क्लास की क्लास है, मतलब फटाफट में क्या बोलेगा अगर दोस्तों का तो यार नहीं, कहीं पर यहाँ पर भी आते हो तो क्या बोलते हो यार क्लास की क्लास था फटाफट से। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेते हो नॉर्मली कि टीचर का नाम लेते हो? तो वो रजिस्टर्ड हुई है तभी उसकी खुद की एक पहचान। यहाँ से ये बात समझ आती है, कंपनी अपने ही नाम से सारे फैसले, सारे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। उसका रीजन यही है क्योंकि उनके बीच में क्या है, बड़े ध्यान से समझो भाई, आगे के लिए भी काम आएगी। कंपनी अपने नाम से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है क्योंकि वो अलग है मेंबर से। कंपनी अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है क्योंकि वो अलग है मेंबर से। कंपनी सारी डीलिंग कर सकती है अपने नाम से क्योंकि कंपनी सेपरेट है फ्रॉम इट्स। तो दिक्कत तो नहीं, ये बात तो ठीक है। पॉइंट नंबर 4 किसी को याद आ रहा है? अगला पॉइंट है परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब है अकाउंट्स 11th क्लास में गोइंग कंसर्न रेजोल्यूशन होती है। गोइंग कंसर्न रेजोल्यूशन का मतलब है अगर बिजनेस आज चालू हुआ है तो बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब भी यही है। क्या है मतलब, मैं लिख के बताता हूं, मेंबर्स विल कम एंड गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। नहीं याद आ रही किसी को? मेंबर्स विल कम एंड गो, कंपनी चलता है, कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर सर इस बात में क्या कहते हैं, इसका भी यही है कि कंपनी की एक अलग पहचान है। मेंबर्स विल कम एंड गो बट द कंपनी goes on forever। इस बात का मतलब, इस बात का ये मतलब है कि किसी की भी अगर किसी कंपनी में किसी मेंबर की क्या हो जाए, क्या हो जाए, डेथ या रिटायरमेंट या कोई क्या हो जाए, दिवालिया, इंसॉल्वेंट या कोई लुनेसी, मतलब पहले तो अच्छा खासा दिमाग था, दिमाग उसका खराब हो गया, पागल हो गया, अनसाउंड माइंड, इन सब कारणों की वजह से भी कंपनी के एग्जिस्टेंस पर, कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी चलती थी, चल रही है और चलती रहेगी जब तक वो लॉ के अंदर दिखाई। इसका मतलब अगर हमें किसी कंपनी को बंद करना है तो उसे खोला किसके थ्रू था? लॉ के थ्रू। बंद कैसे करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, यदि क्लियर चलेगा आपने अगर बंद करना हो किसी ऑर्गेनाइजेशन को तो सीधा कोर्ट के अंदर करेंगे ना केस। कोई वाली बात, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट नंबर 5 कॉमन सील। बताओ जरा ये कॉमन सील इज नथिंग बट द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। ऑफिशियल सिग्नेचर, नाम भाई ना, ऑफिशियल सिग्नेचर किसके? कंपनी के। दैट इज सिंपली क्या बोल सकते हैं, ये कंपनी की मोहर है। जिस भी डॉक्यूमेंट के ऊपर कॉमन सील लगा दी जाएगी, गवर्नमेंट की कॉमन सील वो है अशोक चक्र, किसी की भी यार क्लासिक प्रोटोकॉल की कॉमन सील तो हां A+ की भी है, नॉट कैंपस। आजकल यार सारी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ऐसा करते हैं, कुछ सोचो रेगुलर है। अब कल हमने जैसे टेस्ट दिया तो A+ की मोहर लगा दी क्वेश्चन पेपर पर, उसका रीजन क्या? और घर जाकर मैं हमने बच्चों को बोला कि घर जाकर अपने पेरेंट्स को दिखाना है। पेरेंट्स को साफ दिख गया कि ये जो टेस्ट हुआ है वो A+ में ही हुआ है, पक्का, कोई डाउट नहीं। मोहर लगने से चीज की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, हम उस चीज पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। बात तो ठीक है। हम बाजार से कितनी बार होता है, मैं करोड़ा में रहता हूँ सबको बताने से, तो गफार मेरे घर से पास किया, कोई और तो दूर दूर के मेरे स्टूडेंट्स हैं, लोहित सर यार आप तो गफार से सवाल ले लेते हो क्या,
यार आज तक मैंने कहा मार्केट में मैं घूमा बहुत, अपने दोस्तों को बहुत मैंने मतलब सामान दिया है, मैंने आज तक वहां से एक रुपए की चीज नहीं ली। रीजन इज कि उनके डॉक्यूमेंट में सर क्या नहीं लगी होती होगी, और आप उनका ट्रस्ट भाई बहुत सारे होते हैं। मैं कोई चीज लेता हूँ तो कोई चीज पता चलती है वैसे 20 की है, जफार की इमिग्रेशन 16 की सेम चीज 2 मिनट के लिए तो मेरे भी दिमाग में आता है यार 20 की चीज 16 में फायदा है। फिर जब मैं लॉन्ग टर्म फायदा सोचता हूँ तो भाई मैं शरीफ बनता हूँ, मैं डर जाता हूँ। मैं कहता हूँ कोई नहीं भाई 4000 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन चीज वैसी हो जिस पर प्रॉपर बिलिंग हो, जिस पर कल खराब हो तो मैं कंप्लेंट फर्दर। तो कॉमन चीज से हम लोग श्योर होते हैं, श्योरिटी है कि वो ट्रांजैक्शन किसने करी है, कंपनी ने ही करी है। तो देखो मैं बिल्कुल ये मेरे पास जैसे सर जैसे लोग बाहर के कोई फोन बिना बिल के देते हैं, मिलते हैं भाई बहुत, अगर जो बिल के देते हैं बिना बिल के देते हैं उसको दोनों में फर्क होती है। हाँ जमीन आसमान का एग्जांपल देता हूँ। मैं एक डीलर हूँ, उसने मुझसे फोन लिया, मैंने देखो बिल के साथ दिया और विशाखा को बिना बिल के दिया। अब मैडम के फोन के हालत तो तुम देख रहे हो, क्योंकि अब मैडम का फोन खराब हो गया, मैडम मेरे पास आई सर कर दो यार फोन, मैंने बोला मैडम बिल दिखा दें, सर तो नहीं आपने दिया, मैडम आपने लिया नहीं होगा, चलिए चुप करते और चुप होकर जाना ही पड़ेगा। लेके रहते तेरी तरफ से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। मैं तेरे को कहूँगा भाई कौन सी कंपनी का फोन है, जैसे कि बोला जो सैमसंग है, तो मैं तेरे को कहूँगा ये सैमसंग के आउटलेट का नंबर है, एड्रेस नोट कर ले, फोन नंबर नोट कर ले, उनके सर्विस स्टेशन में जा, वही सर्विस स्टेशन जहाँ पर वो ठीक होते हैं उनकी कंपनी में जा, अपने फोन दिखा, और अगर 1 साल से पहले का पीरियड है तो वो फोन रिप्लेस भी कर देते हैं वगैरह वगैरह। तो वो चीज सर ये चीज है एप्पल का फोन से रिप्लेस होता है, फोन रिप्लेस नहीं होते, फोन से रिप्लेस होता है, रिप्लेस होता है। भाई फिर वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने बताया, और वो ज्यादा बड़ी है। सैमसंग में और दूसरे में फोन ले लो वो खुल जाता है, एप्पल खुलता है, खुलता नहीं है। ठीक है ठीक है, ये सारी बात है। मैं यहाँ पर एक और बात ऐड करूँ तो उसका मतलब अपने आप बताओ जरा, जब तुम लोग बिल्कुल चुप रहते हो अपने वहां से थोड़ी कोशिश करा करो, यहाँ तक मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ तो मैंने बता दिया उसका मतलब सेपरेट प्रॉपर्टी। हाँ कि ना, कंपनी की सेपरेट प्रॉपर्टी है कि नहीं है, बताओ, जैसे बता सकते तो बताओ कैसे। सर जैसे कल को मेरे वहाँ से चली है तो उनकी ये कंपनी पहचान होगी तो सर सेपरेट प्रॉपर्टी के अंदर की कोई भी अगर कुछ भी जो मेन जो ऑफिस है वो एक पर्टिकुलर उसकी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करती है। अभी बता दिए तो मैं पूछ रहा हूँ, अरे यार सेपरेट प्रॉपर्टी इसीलिए है क्योंकि उनके बीच में क्या है, कंपनी अपने नाम से सारे काम कर सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है। मैंने पॉइंट नंबर 3 में बता दिया था, तो अपने नाम से खरीद सकती है, तो कंपनी की प्रॉपर्टी सेपरेट है किनसे, गवर्नमेंट मेंबर से। तो मैंने वही तो बताया कि अलग अलग है दोनों भाई। अच्छा था बोल, यही तो एक अच्छे टीचर और बुरे टीचर को क्या फर्क देखते हो। अच्छा टीचर बोलता है तो अपनी बात बस सामने बहुत अच्छे से रखता है, जो बुरा होता है उसको आता सब कुछ होता है लेकिन वो अपनी सारी बात रख, तो तुम कहते हो ये टीचर मजा नहीं आया, और एक टीचर यार बहुत बढ़िया, वो बढ़िया कोई नहीं है भाई, नॉलेज दोनों में बस बराबर होगी, लेकिन एक सब ज्यादा तो अच्छा है प्रेजेंटेशन सुनाने का तरीका वगैरह, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसके बाद क्लियर है बिल्कुल। दोबारा बोलो, कंपनी रजिस्टर है उसका मतलब कंपनी रजिस्टर होगी कि नहीं होगी, कौन सा एक्ट रजिस्टर होगी, इंडियन कंपनी एक्ट 2013, और तो उससे पहले की कंपनी होंगी सर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, और अगर उससे पहले की कोई कंपनी है तो एनी प्रीवियस लॉ, तो भी वो कंपनी कहलाएगी, तभी वो कंपनी कहलाएगी एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ये सारे फीचर्स हैं भाई, ये सारी मेन बातें हैं। कंपनी इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, ये याद रखना, बिगेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है। रीजन बताओ क्यों, मैंने बताया था, क्योंकि उसके अंदर जो पैसा लगाने वाले लोग होते हैं वो आम जनता होती है, पब्लिक सपोर्ट इतनी ज्यादा है, इसीलिए कंपनी के साइज लार्जेस्ट होते हैं। अगर आप एप्पल, सैमसंग, टाटा बिरला, रिलायंस, इतने बड़े बड़े यूनिट्स, गुरु मूवी अगर देखी होगी तो पता चलता भाई गुरु कहीं ना कहीं रिलायंस बेस्ड मूवी है, कभी देखना भाई कौन सी मूवी है, उसके अंदर यही पता चलता है कि तो गुरु का अमीर बनना, मतलब रिलायंस का, अंबानी का अमीर बनना क्या था, कुछ क्या करते हैं, सबसे बड़ा किसकी सपोर्ट है, पब्लिक की। बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ा जो रोड़ा होता है वो होता है कैपिटल, पैसा, फंड्स। वो फंड्स लोगों ने लगा दिए उसकी कंपनी में, तो जब फंड्स आ गए तो भैया दिमाग उसके बाद शुरू से ही था, उसने उस फंड्स को ऐसे घुमाया कि दुनिया घूमती रह गई है, लेकिन उसे सपोर्ट मिली शेयर होल्डर्स की, तभी जाके वो फिर इतना बड़ा बंदा बना। लेकिन आज वो है क्या, आज वो है क्या, कहाँ है, आज वो है क्या, कंपनी अकेला नहीं, अकेली कहते हैं अंबानी के पास इतना पैसा, हम कहते हैं अंबानी की कंपनी के पास इतना पैसा भाई, क्योंकि जो शेयर होल्डर ने पैसा लगाया वो भी कंपनी के क्या है, मालिक है। शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। जस्ट करेंगे रिलायंस के 10,000 रुपए के शेयर खरीदे हुए,
भाई साहब ने 10,000 की, मैडम ने 50,000 की, मैंने भी 50,000 रुपये ली। इसका मतलब जस्ट करण रिलायंस में मालिक है। सर रिलायंस का मालिक है, जस्ट कैसे बात कर रहे हो? 10,000 रुपये से मालिक है। टोटल उसके एम्पायर में से 10,000 रुपये से क्या है? मालिक है। मैडम 50 से, मैं भी 50 से, और रितिक भी 20-30,000 रुपये से। तो समझ आती है? तो शेयर होल्डर की कंपनी के मालिक है, ये ध्यान रखना। कोई एक अकेला बंदा शेयर होल्डर मतलब मालिक कंपनी का नहीं हो सकता। शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। जो आपका लिख देता हूं तो भाई लिखना है, क्या लिख सकते हैं? शेयर आर दी क्या? आर दी क्या? किसके? आवाज वाले में क्यों कर दो सर? एक ही नहीं है, जैसे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी की मेन ब्रांच होती है तो उसके बाद उसका आउटलेट्स होते हैं। आउटलेट्स के अंदर कोई भी जैसे जो उसके रिलेटेड लोग काम कर रहे होते हैं उनसे पूछो कि अगर अपनी बॉस से बात करो तो मैंने कि वो उस आउटलेट की जो मेन जो से बात करता है। दोबारा एक कंपनी है जैसे ट्रांसपोर्ट की कंपनी होगी जिसके नीचे आप हो गए, मतलब कि आप अकुलसर वगैरह ये सारे आउटलेट्स हैं। तो अगर हम आपके नीचे भी अंडर काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह उसको अगर कोई मात्रा में प्रॉब्लम आती है उनको बोलते हैं कि हमको ये समझाओ, क्लियर करवाओ, तो आपके दो अपने हमारे मालिक से बात करो। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया सवाल कर रहा है जस्ट करण क्या है सर? घर में समस्या आती है तो फिर दादी की मदद दे दी जाती है, मम्मी की दे दी जाती है, बड़े भाई की मदद दे दी जाती है। अगर कंपनी में काम करने वालों को कोई समस्या है, कोई भी करो वर्क टेंशन, किसी भी चीज की दिक्कत है, तो वो किसको अपनी क्या किसको कंप्लेंट करेंगे, किसको अपनी बात रखेंगे, किसके सामने रखेंगे? मैंने बताया था मैं आ रहा हूँ सारी बातें। हाँ कोई भी जब तुम्हें मुझसे कोई गिरीश में तुमने बोला भाई रोहित सर से काम बोल नहीं सकते, बहुत डर लगता है, मामला राहुल सर से बोल रहे हैं। तो यहाँ पर कंपनी में सुनवाई कौन करता है? पहली बात तो मैंने सर आपने बताया कि कंपनी में कोई एक मालिक, शेयर होल्डर्स की कंपनी के मालिक है, मगर शेयर होल्डर कोई एक को भी शेयर होल्डर तो दुनिया भर में पहले लोग होंगे, तो सारे मालिक एक समय पे मीटिंग में पहुंच सकते हैं? प्रैक्टिकली सोचना भाई। इसीलिए शेयर होल्डर्स ही अपनी मर्जी से कुछ बंदे चूज करते हैं जिनको हम कहते हैं दे आर दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उनको चूज किसने करा है सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किसने बिठाया है? मैंने तुम तीनों को चूज करके आप सब लोगों ने तुम तीनों को बिठा दिया, तो हम लोग तो कौन है? हम लोगों को भरोसा है कि ये तीनों बंदे से अच्छी कंपनी कोई चला, तो हमने ये अपॉइंट करा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। लेकिन सर मेरे पीछे कुछ और लोग कह रहे हैं कि सर आपने तीनों पर भरोसा कर लिया, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर बाद में तुम काम अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे तो मैं तो फंस गया भाई, हम लोग तो फंस गए तुम्हें बिठा के। तो भैया जैसे शेयर होल्डर के पास पावर है किस चीज की? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की, उसी तरीके से बताओ हटाने की ताकत किसके पास है? तो ये लोग अपनी कंपनी में वाले, ये है कंपनी को चलाने वाले, ये नहीं है। प्रैक्टिकल सोच के देखो, मुझे अगर मीटिंग लिखनी है भी नवादा में एक बच्चा है, एक चंडीगढ़ में है, हर बंदा उस टाइप की मीटिंग में पहुंच सकता है? नहीं हो सकता। तो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव बिठा देते हैं। मुझे लगता है एक ही बात दिक्कत होगी है, पक्का क्लियर है? बिल्कुल। जैसे कोई बेहतर चलाने के लिए मतलब जो बेहतर चला सकता है उसको हम यूज करते हैं। हाँ मुझे तो बेस्ट लग रही थी बिल्कुल, मैडम और आपको तो बस मैंने और लोगों से पूछा भाई देख लो क्या आप लोगों को ये तीनों बंदे लगते हैं ये कंपनी को बेटर चला पाएंगे? मैडम चार्टर्ड अकाउंटेंट, तू लॉयर, ये बहुत बड़ा इंजीनियर। मैंने बोला हमारी कंपनी को ऐसे ही कुछ तीन बंदों की जरूरत है, अपॉइंट करो और रिजल्ट दे दो भाई, रिजल्ट बढ़िया आएंगे। सर 4 साल तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है। उसके बाद से इन्होंने अपना फायदा सोचना शुरू कर दिया, कंपनी का हित शुरू नहीं करा। सर हमको फंस गए, नहीं फंसे भाई, हमारे पास पावर है किसको अपॉइंट करने की, क्या गले लगाने की भी पावर किसके पास और धक्का देने की ताकत किसके पास?